Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Switzerland suspended MFN Most Favored Nation clause under double taxation avoidance agreement with India. थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, इसको आराम से समझेंगे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. समझते हैं सबसे पहले कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है. देखिए, दो देशों के बीच में अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन होता है तो इसका मतलब ये है कि अब एक देश की कंपनी अगर दूसरे देश में बिजनेस कर रही है या एक देश का कोई इंडिविजुअल दूसरे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से कोई इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम के ऊपर अब दोनों देश टैक्स क्लेम नहीं करेंगे, कोई एक ही टैक्स क्लेम करेगा. मतलब फॉर एन इनकम जनरेटेड टू सेपरेट कंट्रीज विल नॉट क्लेम टैक्स ऑन द सेम इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. मैं एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं ताकि आपको आराम से चीजें बेहतर समझ आ जाएं. मान लीजिए कि एक कंपनी है XYZ विच इज रजिस्टर्ड इन मॉरिशस, बट वो भारत में कोई बिजनेस कर रही है और भारत में उसने इनकम जनरेट किया 10 करोड़ का, प्रॉफिट जनरेट किया 10 करोड़ का. अब उस प्रॉफिट के ऊपर भारत सरकार भी टैक्स क्लेम कर सकती है क्योंकि वो बिजनेस भारत के अंदर कंडक्ट कराया गया है. मॉरिशस की सरकार भी टैक्स क्लेम कर सकती है क्योंकि वो कंपनी मॉरिशस की है. तो इस तरीके से बहुत बार क्या होता है कि एक ही इनकम के ऊपर दो अलग अलग ज्यूरिडिक्शन से दो अलग अलग सरकारें टैक्स क्लेम करने लगती हैं. अब इन तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर दुनिया के अलग अलग देश डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं एक दूसरे के साथ. इससे क्या होता है, कंपनियों को कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर वो एक दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं. एक देश की कंपनी दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करती है, बिजनेस करती है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब उसके ऊपर अननेसेसरी दो अलग ज्यूरिडिक्शन से टैक्स क्लेम नहीं आएगा. तो अगर भारत ने मॉरिशस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है तो अब या तो सिर्फ भारत सरकार उस 10 करोड़ इनकम पे टैक्स क्लेम करेगी या तो सिर्फ मॉरिशस सरकार उस 10 करोड़ की इनकम पे टैक्स क्लेम करेगी. दोनों एक साथ टैक्स क्लेम नहीं करेंगे. एंड सेम इज ट्रू अदरवाइज ऑल्सो, कि मान लीजिए कि अगर भारत और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है और भारत की कोई कंपनी या इंडिविजुअल मॉरिशस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से कोई इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम के ऊपर या तो सिर्फ मॉरिशस सरकार टैक्स क्लेम करेगी या सिर्फ भारत सरकार टैक्स क्लेम करेगी इफ द टू साइड्स आर हैविंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अमंगस्ट देमसेल्व्स. अब कौन टैक्स लेगा किस केस में, वो तो डिपेंड करता है उस एग्रीमेंट के स्पेसिफिक प्रोविजन के ऊपर कि अगर इस तरीके का बिजनेस होगा, इतना इनकम होगा, तो जो सोर्स कंट्री है जहां पे इनकम जनरेट हुआ है वो क्लेम करेगा. तो वो अग्रीमेंट के डिटेल्ड प्रोविजन में फिर बातें लिखी रहती हैं कि किस केस में कौन से कंट्री का टैक्स क्लेम बनता है. बट एक बात तय हो जाती है वंस द टू साइड्स साइन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कि अब एक ही इनकम पे दोनों टैक्स क्लेम नहीं करेंगे. फॉर द सेम इनकम देयर वोंट बी डबल टैक्सेशन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. अब भारत ने दुनिया के कई सारे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, और उसी से संबंधित ये करंट न्यूज है. बट दिस करंट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू वन स्पेसिफिक प्रोविजन विद इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिस क्लॉज का या प्रोविजन का नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन. तो मैं एक बात यही स्पष्ट तरीके से बता दूं कि जो MFN टर्म आप सुन रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन टर्म, ये कभी कभार आपने WTO पढ़ते वक्त भी सुना होगा, बट WTO वाला MFN अलग है और ये MFN अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अलग है. तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा. अब आ जाते हैं मुद्दे पे. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आप समझ चुके हैं.
अब जब दो देश आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं तो जनरली उस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज वो जरूर रखते हैं जिस क्लॉज को नाम दिया जाता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। या मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या है वो इमेज की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि कंट्री ए है, इसका किसी कंट्री सी के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड है जिसके अंतर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का प्रोविजन लिखा हुआ है। अब अगर ये कंट्री ए किसी तीसरी कंट्री बी के साथ नया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करके कुछ टैक्स बेनिफिट्स इस कंट्री बी को देता है कि आपके यहाँ से अगर कोई भी इनकम होगा तो उस पर हम सिर्फ 5% ही टैक्स लगाएंगे, अगर ऐसा कुछ ये बेनिफिट एक नए कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करके देता है इस नए कंट्री को, तो वही बेनिफिट ऑटोमेटिकली इस कंट्री सी को भी पास हो जाएगा क्योंकि सी के साथ तो इसका ऑलरेडी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जिसके अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है। मतलब अगर आप किसी एक देश को कोई फेवर देंगे तो वो फेवर आपको एग्जिस्टिंग कंट्रीज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी देना होगा। दैट मीन्स इफ बेटर टैक्स terms have been offered to B by A, then those tax terms will automatically be available to country C. This is most favored nation clause। यानी कि मैं आपका दोस्त हूं और मैंने अगर आपके साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज साइन करा हुआ है, अगर मैं किसी तीसरे इंसान से दोस्ती करता हूं तो उसको जो भी मैं बेनिफिट दूंगा वो बेनिफिट ऑटोमेटिकली आप तक भी पहुंचेगा ही, वो आपके लिए भी अवेलेबल होगा ही। अब इसी MFN क्लॉज भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। उस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर MFN क्लॉज का प्रोविजन दिया हुआ है। अब उस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर जो MFN क्लॉज है उसको सस्पेंड कर दिया है हाल फिलहाल में स्विट्जरलैंड ने। पूरा एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया है, रिवोक नहीं किया है, बस उसके अंदर का MFN क्लॉज को सस्पेंड कर दिया है। और वो क्लॉज सस्पेंड करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल का एक फैसला जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से MFN प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को इंटरप्रेट किया है उस कारण से स्विट्जरलैंड ने ये MFN क्लॉज अंडर DTA को सस्पेंड किया है। देखते हैं क्या हुआ है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसके लिए आपको समझना होगा कि दुनिया की एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दुनिया के 38 देशों ने मिलकर के ग्रुपिंग बनाई है। ज़्यादातर इसके अंदर वो देश हैं मेंबर जो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं या जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई है। इसमें ज़्यादातर देश तो यूरोपियन कंट्रीज हैं लेकिन उसके अलावा अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, ऐसे देश भी हैं। ये OECD कंट्रीज कहे जाते हैं। अब OECD कंट्रीज ने आपस में ऑटोमेटिकली एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। यानी कि कोई भी कंट्री अगर OECD का हिस्सा बनता है ऑटोमेटिकली वो सब एक दूसरे के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्लॉज को फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग DTAA, इंक्लूडिंग MFN क्लॉज। ये सब एक दूसरे के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का नियम मानेंगे, इंक्लूडिंग MFN क्लॉज एक दूसरे के साथ। मतलब अगर इस OECD कंट्री का कोई भी मेंबर किसी नॉन OECD कंट्री को कोई टैक्स बेनिफिट पास करता है तो वही बेनिफिट वो तमाम OECD मेंबर कंट्रीज को भी देगा। अब हाल फिलहाल में अब देखो कोलंबिया और लिथुआनिया ये लोग OECD के मेंबर बने हैं। मतलब कुछ टाइम हुआ तो कोलंबिया एंड लिथुआनिया हैव बिकम OECD मेंबर, न्यूली ज्वाइंट OECD। अब भारत का कोलंबिया और लिथुआनिया के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी था जिसके अंतर्गत भारत ने कमिट किया था कि उन देशों की कंपनियां अगर भारत में बिजनेस करती हैं उस पे भारत सिर्फ 5% ही टैक्स कलेक्ट करेगा, विथहोल्डिंग टैक्स इसको कहते हैं। तो अब देखिए लिथुआनिया या कोलंबिया इनकी कोई कंपनी भारत में अगर बिजनेस कर रही है तो उसके ऊपर भारत सरकार 5% टैक्स कलेक्ट करेगी। नाउ दीज कंट्रीज लिथुआनिया एंड कोलंबिया दे आर नाउ पार्ट ऑफ OECD। तो इसका मतलब ये है कि भारत ने जो भी फेवरेबल टर्म्स इन दोनों देशों को दिए हैं, लिथुआनिया और कोलंबिया को दिए हैं, भारत को
वही टर्म DTA के अंतर्गत स्विट्जरलैंड को भी देना चाहिए। स्विट्जरलैंड का कहना है हमें भी वही बेनिफिट दीजिए, यानी कि हमारी कंपनियों के ऊपर भी सिर्फ 5% टैक्स लगाइए। और स्विट्जरलैंड की जो मेजर कंपनी भारत में एक्टिव है वो है नेस्ले, और स्विट्जरलैंड की कंपनियों के प्रॉफिट के ऊपर भारत सरकार 10% टैक्स लगाती है, जबकि कोलंबिया की किसी कंपनी के ऊपर भारत सरकार सिर्फ 5% टैक्स लगा रही है अंडर दिस DTA साइंड विथ लिथुआनिया एंड कोलंबिया। तो स्विट्जरलैंड ने कहा कि फिर तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है उसको अवॉयलेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ ऑलरेडी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपने MFN का कमिटमेंट किया है कि अगर किसी दूसरे देश को आप MFN देते, किसी दूसरे देश को कोई बेनिफिशियल ट्रीटमेंट देते हैं तो वही ट्रीटमेंट आप हमें भी देंगे। तो अगर आप कोलंबिया को और लिथुआनिया को बेहतर टैक्स प्रोविजंस दे रहे हैं, ईजियर टैक्स नॉर्म्स उनके लिए दे रहे हैं, तो वही आप हमें भी दीजिए, यानी कि हमारी कंपनी नेस्ले के ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगाइए। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। दिस मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, द बेनिफिट्स विल नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई अनलेस इट इज स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ये वाला चीज कि बेटर टैक्स नॉर्म्स विल बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू सी, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑटोमेटिकली वर्ड को क्वेश्चन कर दिया कि नो, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू स्विट्जरलैंड, ये भारत सरकार तय करेगी। अब इस पे स्विट्जरलैंड को लगा कि ये तो नॉर्म्स का वायलेशन है, ये प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। तो स्विट्जरलैंड ने कहा कि ठीक है, तो फिर हम लोग इस MFN क्लॉज को ही कैंसिल कर देते हैं फ्रॉम द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। अब इससे होगा क्या कि जो भारत की कंपनियां स्विट्जरलैंड में ऑपरेट कर रही हैं, अब उनके ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगा सकेगा स्विट्जरलैंड की सरकार। भारत के जो भी इंडिविजुअल्स ने स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर अब ज़्यादा टैक्स लगा पाएंगे स्विट्जरलैंड की सरकार। तो भारत की कंपनियों को अब नुकसान हो सकता है। स्विट्जरलैंड से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है भारत में, अब वो कम हो सकता है, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का MFN क्लॉज अब रिमूव कर दिया स्विट्जरलैंड ने। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में ट्रेड कम हो सकता है। बट सिर्फ भारत और स्विट्जरलैंड की बात नहीं है, अब ये तमाम OECD कंट्रीज यही प्रश्न पूछ सकते हैं भारत से कि फिर जो आपने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है कोलंबिया को, लिथुआनिया को, वो हमें भी दीजिए, और नहीं देंगे तो वी विल स्ट्राइक आउट द MFN क्लॉज। और उससे भारत का जो ट्रेड है तमाम इंपॉर्टेंट देशों के साथ, वो या इन्वेस्टमेंट, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंच सकता है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि क्या है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके करंट चैलेंजेस क्या हैं। करंट चैलेंजेस में आपको ये स्विट्जरलैंड वाला इशू जरूर लिखना चाहिए। DTA के अंदर MFN क्लॉज वाज रिवोक्ड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्रिएटेड एप्रीहेंशन अमंगस्ट द फ्यू कंट्रीज एंड देयर इन्वेस्टर्स। Next topic is about first ice-free day in Arctic. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, आर्कटिक रीजन तो आपको पता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाला जो पूरा एरिया है, ये जो लैटिट्यूड है उससे नॉर्थ वाला जो एरिया है वो फिर आर्कटिक रीजन हम लोग कहते हैं। और बिल्कुल उसका सेंटर होगा नॉर्थ पोल। जो देश आर्कटिक रीजन बाउंड्री शेयर करते हैं वहाँ पे आपको डिमार्केट किए हुए हैं। करंट न्यूज़ पे आते हैं डायरेक्टली। न्यूज़ एक हाल फिलहाल में स्टडी के बेसिस पे कहा गया कि आर्कटिक ओशन वुड फेस इट्स फर्स्ट आइस फ्री डे बाय 2030। अब आइस फ्री डे का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से इसका आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। आइस फ्री डे का मतलब है कि ओवरऑल लेस देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस विल बी लेफ्ट। उसको कहा जा रहा है, उसको डेफिनेशन दिया गया है आइस फ्री डे। तो फर्स्ट सच ice free day might be witnessed by 2030 or even before. And why this is happening? Why ice in Arctic region is melting at such a fast pace? Reason is excessive greenhouse gas emissions causing climate change, global warming. इस कारण से आइस बड़ा फास्ट पेस से मेल्ट हो रहा है, और फर्स्ट आइस फ्री डे जो है वो 2030 या उससे पहले विटनेस किया जा सकता है। इनफैक्ट आइस जो है वो काफ़ी फास्ट पेस अलार्मिंग रेट से मेल्ट हो रहा है, 12.6% पर डिकेड। इस रेट से पिछले 40 सालों से आइस लगातार मेल्ट हो ही रहा है।
तो पिछले 40 सालों में लगभग जो रेट हमने देखा वो 1500 सालों तक में नहीं देखा गया था, आइस मेल्टिंग का जो पिछले 40 साल में देखा गया है। दैट इज द कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू द आइस मेल्टिंग इन द आर्कटिक रीजन। अब होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है आर्कटिक रीजन के आइस फ्री होने से? तीन मुख्य समस्याएं हैं। देखिए, जब आइस लगातार मेल्ट होता रहेगा तो आइस विल बी रिप्लेस्ड विथ डार्कर ओशन वाटर। पानी का कलर तो आइस की तुलना में तो डार्क ही होता है, आइस वाइट कलर का होता है, पानी का कलर तो उसकी तुलना में ब्लूइश होता है। अब आइस की एल्बिडो ज्यादा होती है। एल्बिडो क्या होता है? जब सनलाइट किसी भी सरफेस पे गिरता है तो उसमें से कुछ एक लाइट, कुछ एक पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस में, और कुछ एक पोर्शन वहां से इंसिडेंट होकर के सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जितना लाइट रिफ्लेक्ट हो पाया वो उस सरफेस का एल्बिडो रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर 100 यूनिट लाइट में से 80 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो आप कहेंगे कि इस सरफेस का एल्बिडो है 0.8 या 80%। अगर 100 यूनिट में से सिर्फ 10 यूनिट ही रिफ्लेक्ट हुआ तो आप कहेंगे कि इस सरफेस का एल्बिडो है 0.1 या 10%। तो मुद्दा ये है कि एल्बिडो किसी भी सरफेस का रिप्रेजेंट करता है कि उस सरफेस से कितना लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट, आफ्टर फॉलिंग ऑन इट। और एल्बिडो डिपेंड करता है सीधा सीधा कलर के ऊपर ऑफ द सरफेस। अगर कलर लाइट होगा, कलर यानी कि वाइट रेंज में ज़्यादा होगा तो एल्बिडो विल बी हाइयर। कलर अगर डार्क साइड में होगा तो एल्बिडो विल बी लोअर। यही कारण तो है कि गर्मी के दिनों में हम काले कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि काले कपड़े ज़्यादा ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, तो एब्जॉर्ब कम करते हैं और गर्मी कम लगती है। अब होगा क्या कि अगर आइस फास्ट तरीके से मेल्ट होगा तो आइस विल बी रिप्लेस्ड विथ ब्लूइश कलर वाटर। अब आइस का एल्बिडो होता है ज़्यादा, तो इसलिए वो सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करता है। अब उसके जगह पे जब वाटर आ जाएगा तो वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट विल एक्सेलरेट ग्लोबल वार्मिंग। आर्कटिक आइस जो होगा उसके जगह पे जब वाटर आ जाएगा, आइस इज रिफ्लेक्टिव बट द ओशन वाटर इज डार्कर, एंड दैट विल व्हाई इट विल एब्जॉर्ब मोर सोलर एनर्जी, कॉजिंग इवन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या है कि जब एक बार एरिया बढ़ेगा और आइस फ्री रीजन होगा तो और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, उस कारण से फिर आइस और फास्टर पेस से इस रीजन में मेल्ट होगा। और जब आर्कटिक रीजन ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर सी लेवल विल राइज, क्योंकि आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। और माना जा रहा है साइंटिस्ट के हिसाब से कि अगर पूरा का पूरा ग्रीनलैंड का आइस शीट अगर मेल्ट हो जाए तो पूरे दुनिया भर में 6 मीटर 6 मीटर्स तक सी लेवल बढ़ सकता है। और इससे कई सारे जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, जैसे भारत के भी कोस्टल एरियाज हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगे। और जो लो लाइंग कंट्रीज हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, इनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटली गेटिंग एक्सटिंक्ट। ये सब प्रॉब्लम्स होंगी बिकॉज ऑफ फास्ट पेस मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक रीजन आइस। पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है आर्कटिक रीजन का, जैसे वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं, पोलर बियर्स, वॉलरूसेस, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो आउल्स, इन सब के सर्वाइवल के ऊपर खतरा आ जाएगा बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द आर्कटिक रीजन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे एल्बिडो के ऊपर इनफैक्ट मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज मेंस या मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, बाकी दो टॉपिक जो हैं वो फैक्चुअल हैं। इनको देख लेते हैं सीधा सीधा। कैस्पियन सी, इट कुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेसेस इन न्यूज पर्सपेक्टिव से। तो न्यूज सरल था, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कजाकिस्तान ने क्या किया है, कैस्पियन सी के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन की क्लीनिंग की है। वहां पे ऑयल वेस्ट, ऑयल स्पिल हो गया था सोवियत एरा टाइम में, यानी कि 1991 से पहले ही। उस ऑयल वेस्ट को क्लीन किया है कजाकिस्तान ने, क्योंकि उस ऑयल वेस्ट के कारण इस पूरे रीजन का इकोसिस्टम जो है वो डिग्रेड हो रहा था। अब कैस्पियन सी से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। इट इज लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी एज फार एज सरफेस एरिया इज कंसर्न। तो कैस्पियन सी सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है, ठीक है।
अगर सरफेस एरिया की बात की जाए तो। इट इज़ पार्टली इन यूरोप एंड पार्टली इन एशिया। बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इसके रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड, ठीक है सारे कंट्रीज हो गए, कजाकिस्तान तो मैंने पहले ही कह दिया था। 3 मेन नदियां जो हैं वो ड्रेन होती हैं कैस्पियन सी में, वोल्गा, उराल एंड तेरिक रिवर। अब ये वोल्गा, उराल ये सब जब नॉर्थ से आती हैं तो नॉर्दर्न पार्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है नॉर्मली कैस्पियन सी के अंदर, जबकि सदर्न पार्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे चूंकि फ्रेश वाटर नहीं आ रहा, फ्रेश रिवर पानी लेकर के नहीं आ रहे। रिवर का पानी क्या होता है, फ्रेश होता है, और ओशनिक वाटर क्या होता है, सलाइन होता है। अब इस रीजन में वाटर जो है सलाइन है और नदर्न पार्ट में वाटर जो है वो फ्रेश है, बिकॉज ऑफ ड्रेनेज ऑफ बिग रिवर्स लाइक वोल्गा एंड उराल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी सिंपल। हो सकता है कि वन लाइनर प्रीलिम्स में प्रश्न आपसे पूछ ले। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड नाउ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट, इलेक्ट हुए अभी बने नहीं हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। महात्मा गांधी को भी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना जा चुका है। तो देख लेते हैं, क्या पता है प्रीलिम्स में पूछ ले। इनको पहले भी एक बार टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 2016 में। मतलब महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने कहा था मोस्ट फेमस पर्सन ऑन अर्थ। डिजीज एक्स यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जाना था, बट मैंने गलती से यहाँ करेक्ट टाइप कर दिया था। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। डिजीज एक्स जैसे कोविड वगैरह, इनके लिए 100% इफेक्टिव वैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल। कोस्टल रेगुलेशन जोन में सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी सब तो ठीक ही है। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रीजन बीइंग कि द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हाइपर लूप इज रिडक्शन इन टाइम ट्रैवल। अब उससे पैसेंजर कैपेसिटी हाइपरलूप से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एनर्जी का कंजम्पशन घटेगा कि नहीं घटेगा, वो प्राइमरी ना एडवांटेज है ना वो कंसर्न है। हाइपरलूप का प्राइम एडवांटेज है, प्राइमरी एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है रिडक्शन इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग। डी गुके से संबंधित तो दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।